नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूं और शेयर बाजार पे वीडियोस बनाता हूं। शेयर बाजार में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उन कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं और उन कंपनीज की डिटेल्ड स्टडी करता हूं और उनमें से जो कंपनीज फिर मुझे अच्छी लगती हैं उन कंपनीज पे भी मैं वीडियोस बनाता हूं। तो ऐसे ही आज एक खास कंपनी में लेके आया हूं और ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस से। और इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस आजकल काफ़ी चर्चा में है और सभी जगह इसकी बात हो रही है। तो बात करेंगे आज एक उस कंपनी की, पूरे सेक्टर की, और फिर उस कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का नाम है एथर एनर्जी। एथर एनर्जी, ATHER। इसका नाम आई थिंक सभी ने सुना होगा और पिछले कुछ समय से ये शेयर भी, कंपनी भी काफ़ी चर्चा में रही है। तो मैंने इसका डिटेल्ड स्टडी किया। इनफैक्ट ये कंपनी मेरी इन्वेस्टमेंट लिस्ट में भी है। तो मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है और ये पिछले कुछ समय से अच्छा रिटर्न भी दे रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ये पूरा सेक्टर है, इसकी क्यों बात करनी है, इसको क्यों अपने इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में लेके आना है। सबसे पहले ये तो फ्यूल का एक क्राइसिस चल रहा है अभी। अगर मैं रिलेट करूं सीधा सीधा, जो यूएस और ईरान की जो वॉर चल रही है, बीच बीच में रुक भी जाती है लेकिन अभी फिर से स्टार्ट हो गई है। तो फ्यूल का क्राइसिस वहां से कई बार पिछले 2-3 महीने में हमने काफ़ी फ्यूल का क्राइसिस देखा। तो अब ये दुनिया काफ़ी समय से फ्यूल पे बहुत डिपेंडेंट है। एक कमोडिटी है, जो क्रूड ऑयल है वो एक कमोडिटी है और वो काफ़ी समय से दुनिया इस पे डिपेंडेंट रही है। लेकिन अब खासकर ये जो वॉर अभी चली है इसमें जो काफ़ी क्राइसिस हुआ, ईरान ने यूनिलैटरली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से काफ़ी बड़े अमाउंट में जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, वहाँ से पास ऑन होता है, उसको ब्लॉक कर दिया पूरी तरह से और पूरे वर्ल्ड में एक सॉर्ट ऑफ क्रूड ऑयल का एक क्राइसिस हो गया, एक संकट पैदा हो गया। तो दुनिया अब क्रूड ऑयल पे जो ये डिपेंडेंसी है, जो ऑयल पे जो डिपेंडेंसी है, क्रूड ऑयल से जो डेरिवेटिव निकलते हैं, पेट्रोल एंड डीजल, उस पे जो ये डिपेंडेंसी है इससे थोड़ा सा हटना चाहती है, अब इससे दूर होना चाहती है, इस पे इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। क्योंकि अभी ये क्राइसिस हुआ तो अभी तो रिजर्व थे लोगों के पास, तो कंट्रीज के पास, कंट्रीज ने अपने रिजर्व ओपन किए, तो उनके रिजर्व लेवल अब नीचे भी आ गए हैं। तो ये कल को फिर हो सकता है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज कल ईरान फिर बंद कर सकता है। तो अभी भी ईरान ने अनाउंस भी किया है कि उन्होंने फिर से बंद कर दिया है। तो ये जो प्रॉब्लम है इससे दुनिया निकलना चाहती है, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना चाहती है। और सेम गोज फॉर द इंडिया। इंडिया के लिए तो और ज़्यादा, इंडिया की जो फ्यूल डिपेंडेंसी और ज़्यादा है, क्योंकि हमारे कंट्री में तो ये क्रूड ऑयल कहीं भी मिलता नहीं है, हमारा उतना एक्सप्लोरेशन है नहीं। तो हमें तो बाहर से ही खरीदना पड़ता है और ये जो गल्फ कंट्रीज है यहीं से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है काफ़ी सारा क्रूड ऑयल। तो इस पे हमारी बहुत डिपेंडेंसी है। और सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं, उस क्रूड ऑयल को हमें डॉलर्स में खरीदना पड़ता है। और जब क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता है, $100, $110, $125 जब जाता है, तो वो डॉलर उतने महंगा क्रूड ऑयल जब हमें खरीदना पड़ता है तो हमारा जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो भी क्राइसिस में आ जाता है। तो जैसे कि अभी हुआ भी था, जिसकी वजह से फिर वो स्प्रेड आउट होता है अलग सेक्टर्स में। जैसे अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी कि गोल्ड ना खरीदें, क्योंकि गोल्ड भी इंपोर्ट होता है, उसके लिए भी डॉलर जाते हैं। तो करेंसी का क्राइसिस होगा तो इस तरह से अदर सेक्टर्स पे भी ये चीज़ स्प्रेड आउट होती है। ये सारा शुरू होता है खेल क्रूड से ही, फ्यूल से शुरू होता है। तो वो उस पर डिपेंडेंसी इंडिया भी कम करना चाहता है। तो इसलिए अब हमें भी ईवी पे ध्यान देना पड़ेगा, जो कि अब हम दे भी रहे हैं, और ईवी का एडॉप्शन जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो इंडिया तो बहुत पीछे है। अगर यूरोप, जापान, चाइना, इन कंट्रीज को अगर हम देखें तो इनका ईवी एडॉप्शन काफ़ी है। इसलिए अब अभी आपने देखा होगा कि जो ये फ्यूल क्राइसिस हुआ था, इन कंट्रीज को बहुत ज़्यादा हाय तौबा नहीं मची, क्योंकि इन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पे ऑलरेडी ईवी का एडॉप्शन कर लिया था। तो ये लोग सस्टेन कर पाए। ये और भी अभी ये क्राइसिस अगर चलता और लंबा भी तो भी ये सस्टेन कर पाते, तो क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया। लेकिन इंडिया को बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इंडिया ने अभी भी उतने बड़े स्केल पे, उतने बड़े लेवल पे ईवी का एडॉप्शन नहीं किया है। तो इसलिए ईवी की अब इंडिया को भी ये ईवी एडॉप्शन करना पड़ेगा। और जो मुझे भी दिख रहा है कि अब गवर्नमेंट की भी मंशा है कि जल्दी से जल्दी ये ईवी का एडॉप्शन हो, फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम हो, फॉरेन करेंसी हमारा भी फ्यूल को खरीदने में, महंगे फ्यूल को खरीदने में, क्रूड ऑयल को खरीदने में हमारा भी फॉरेन करेंसी ना जाए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा मेजर चंक ऑफ फॉरेन करेंसी का जो स्पेंड है, जो खर्च करते हैं, वो क्रूड ऑयल को खरीदने में ही होता है। तो इसलिए अभी हमें भी, इंडिया को भी इस क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी को ख़त्म करना पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका है, फॉर द टाइम बिंग, अभी जो करंट जो सिचुएशन है, फॉर द टाइम बिंग हमें ईवी पे ही जाना पड़ेगा। कोई और टेक्नोलॉजी फिलहाल इतना स्केलेबल लेवल पे अभी नहीं आई है। तो ईवी इज़ दी ओनली वे। तो पहला तो ये हो गया, फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम करनी है हमें। और दूसरा,
जो हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व है उसको भी सेव करना है, तो हमें ईवी अडॉप्शन करना पड़ेगा। और दूसरा, इसके इसी की वजह से गवर्नमेंट भी अब ईवी को प्रमोट कर रही है। और इसके अलावा अभी हम सबने सुना होगा जो रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने जो ईवी की पॉलिसी अनाउंस की है 2030 तक के लिए, तो वो भी एक पॉजिटिव स्टेप है टुवर्ड्स द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो उसमें गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में 30 लाख से कम के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको खरीदने में रोड टैक्स बिल्कुल जीरो कर दिया है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस जीरो कर दिए हैं। और इनफैक्ट टू व्हीलर्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, क्योंकि आज की जो हमारी कंपनी है एथर एनर्जी वो टू व्हीलर स्पेस में ही है, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो टू व्हीलर के लिए उन्होंने सब्सिडी भी अनाउंस की है फॉर द फर्स्ट ईयर 30,000, सेकेंड ईयर 20,000 एंड थर्ड ईयर 10,000। तो ये काफ़ी अच्छी पॉलिसी है और इससे ईवी अडॉप्शन को बूस्ट मिलेगा। और आई थिंक अदर स्टेट्स भी जो है वो भी इसको फॉलो करेंगी, जैसे जैसे उनको रियलाइज होगा कि ईवी अडॉप्शन ज़रूरी है, अब हम भी उतना फ्यूल पे स्पेंड नहीं कर सकते। तो और स्टेट्स भी आई थिंक जैसे कहते हैं ना कि एक को देख के दूसरा भी करता है, तो जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, आई थिंक दूसरे स्टेट्स भी इसको फॉलो करेंगे। तो हमें ये ईवी एडॉप्शन जो है बड़े पैमाने पे देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं कि टू व्हीलर क्यों, फोर व्हीलर बाकी जो और व्हीकल्स हैं वो क्यों नहीं, क्योंकि देखिए ईवी एडॉप्शन तो हमें सारे तरह के व्हीकल्स में ही करना है, लेकिन सबसे पहले और सबसे आसानी से अगर हम देखें तो व्हीकल्स हमारे पास कौन कौन से, टू व्हीलर, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स देश में टू व्हीलर्स ही हैं। फिर उसके बाद आते हैं फोर व्हीलर्स जो पैसेंजर व्हीकल्स है, गाड़ियाँ कार जो इंडिविजुअल्स लोग यूज़ करते हैं। और उसके बाद कमर्शियल व्हीकल्स जो हैवी व्हीकल्स हैं, ट्रक्स, बस, ये सारे जो व्हीकल्स आते हैं। तो इसमें सबसे आसानी से जो अडॉप्शन जिसका हो सकता है वो टू व्हीलर ही है। टू व्हीलर एक सस्ता आइटम है एज कम्पेयर टू कार एंड द कमर्शियल व्हीकल, और टू व्हीलर को चार्ज करना भी आसान है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना उसके लिए ईजी है, और इनफैक्ट घर पे भी चार्ज हो सकता है आसानी से। तो टू व्हीलर का एडॉप्शन सबसे आसान है। तो सबसे पहले और सबसे वाइड स्प्रेड अगर कोई एडॉप्शन होगा ईवी में तो टू व्हीलर का ही होगा, और जो हो भी रहा है, काफ़ी बड़ी संख्या में अब टू व्हीलर बिक रहे हैं, ईवी टू व्हीलर बिक रहे हैं। तो सबसे पहले टू व्हीलर का ही होगा एडॉप्शन, कन्वर्जन पूरी तरह से अगर मैं बोलूं, और साथ साथ में फोर व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल का भी चलता रहेगा, लेकिन उसका होने में टाइम लगेगा। जो सबसे आसानी से जो कन्वर्जन होगा वो टू व्हीलर स्पेस में ही होगा, बिटवीन द फ्रॉम आईसी इंजन, फ्रॉम द पेट्रोल इंजन टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये इसलिए टू व्हीलर के लिए प्रेफरेंस है। तो ये एथर एनर्जी इसमें एक जिसे कहते हैं एक फ्रंट रनिंग कंपनी है। अब बात करते हैं एथर एनर्जी की क्यों, और भी तो जो हमारे वेल नोन टू व्हीलर कंपनीज हैं वो भी तो बनाती हैं टू व्हीलर, जैसे हीरो मोटोकॉर्प है, उसका ईवी स्कूटर आता है, और इसके अलावा टीवीएस मोटर्स है, उसका एक बड़ा मोस्ट पॉपुलर इनफैक्ट हाईएस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है, दैट इज आई क्यूब, टीवीएस मोटर्स का। लेकिन फिर भी मैंने एथर को क्यों चुना, क्योंकि देखिए ये जो कंपनीज हैं, टीवीएस है या हीरो मोटोकॉर्प है, ये सारी ट्रेडिशनल कंपनीज हैं, इवन बजाज है, ये ट्रेडिशनल कंपनीज हैं। इन्होंने अभी ईवी व्हीकल्स बना के सेल करना शुरू किया है, बट इनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो ट्रेडिशनल टू व्हीलर्स का है जो पेट्रोल पे चलते हैं, पेट्रोल इंजन पे चलते हैं। तो इन ईवी का जो इनका है वो परसेंटेज अभी इनके टोटल रेवेन्यू का काफ़ी कम है। तो ये प्योर ईवी का खेलने का चांस नहीं देते इन कंपनीज में। यानी कि अगर आप टीवीएस में इन्वेस्ट करते हैं, या अगर आप बजाज में इन्वेस्ट करते हैं, या हीरो मोटोकॉर्प में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्ले नहीं कर सकते। आपको ये एक कंसोलिडेटेड एक पूरा टू व्हीलर का लेना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड टू व्हीलर का खेलना पड़ेगा। इनका कोई अलग से टू व्हीलर के लिए सब्सिडरी लिस्टेड नहीं है। तो इसलिए आप अगर आप प्योरली टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खेलना चाहते हैं, तो वो आप बजाज, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस में नहीं कर सकते। हालांकि अगर टीवीएस की फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, टीवीएस का अगर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर व्हीकल सेगमेंट अलग से लिस्टेड होता तो मैं उसकी भी बात करता, और वो मैं डेफिनेटली लेता, क्योंकि इनका आई क्यूब जो स्कूटर है, जो हाईएस्ट सेलिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में, और वो बहुत ही अच्छा इनका मॉडल है, और काफ़ी वो सेल भी हो रहा है। तो बट वो अकेला मैं उसको ले नहीं सकता, क्योंकि वो टीवीएस के ट्रेडिशनल जो टू व्हीलर्स हैं उनके साथ ही वो कंपनी है। तो मैं अकेला आई क्यूब की कंपनी को बाय करने के लिए वो अवेलेबल नहीं है। इसलिए बात होगी एथर की। तो एथर एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी है, इनका और कोई
पेट्रोल इंजन का कोई टू व्हीलर नहीं है, कोई स्कूटर ये नहीं बनाते, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ही बनाते हैं। तो ये इसलिए अगर आप इसलिए मुझे तो प्योर प्ले इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को खेलना था, तो इसलिए मैंने एथर को चुना। तो एथर कंपनी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मतलब ये साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है। बेंगलोर से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, तो इन्होंने पूरा बिजनेस पहले साउथ इंडिया में एक्सपेंड किया। अब ये धीरे धीरे फिर इन्होंने सेंट्रल इंडिया में एक्सपेंड ये कर रहे हैं, अभी काफ़ी किया भी है। और फिर अब इन्होंने नॉर्थ इंडिया में भी अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे ये पैन इंडिया प्लेयर बनता जा रहा है। और इसके कंपनी के अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, देखें एथर कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। अब कंपनी के प्योर एकदम नंबर्स की बात करें, रिजल्ट्स की बात करें, जिससे हमें पता चलेगा कि वेदर ये इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट है या नहीं है। और फिर हम इसके फ्यूचर गाइडेंस की और फ्यूचर के परफॉर्मेंस, फ्यूचर में कैसा इसका परफॉर्मेंस रहने वाला है, उसके लिए कंपनी क्या कर रही है उसकी भी बात करेंगे, केपेक्स वगैरह की। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो इसके लास्ट जो रिजल्ट आए थे वो Q4 FY26 के आए थे। लेकिन थोड़ा सा मैं Q3 FY26 के रिजल्ट से शुरुआत करूंगा, ताकि एक व्यू मिल सके, एक क्लियर व्यू मिल सके कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो Q3 FY26 के अगर नंबर्स की मैं बात करूं, तो इनका जो इनकम ग्रो हुआ था, यानी कि रेवेन्यू जो इनका ग्रो हुआ था, वो 53% YOY, ईयर ऑन ईयर 53% रेवेन्यू में ग्रोथ थी। ग्रॉस मार्जिन जो इनकी ग्रोथ थी दैट वाज 111%। और जो ग्रॉस मार्जिन जो परसेंटेज है दैट वाज अप बाय 7%। एबिटा इनका ऑल्दो लॉस में था, बट दैट वाज अप 16%। और इनका जो मार्केट शेयर था इन Q3 FY26 वो 18.8% के आसपास इनका मार्केट शेयर था। और इन्होंने Q3 FY26 में 68,000 यूनिट्स बेचे थे। तो वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की बात करें, नंबर ऑफ यूनिट्स, तो दैट वाज आल्सो अप 50% YOY। तो वॉल्यूम ग्रोथ भी 50% का रहा था इनका Q3 FY26 में। और जो ये इनके एक्सपीरियंस सेंटर है, यानी कि इनके जो दुकानें, अगर मैं बोलूँ दुकानें, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कह सकते हैं, जहाँ से ये अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को बेचते हैं, तो ये एक्सपीरियंस सेंटर्स कहते हैं उसे। तो वो 600 एक्सपीरियंस सेंटर्स थे इनके टिल Q3 FY26। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि ये कंपनी अभी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी गोइंग फॉरवर्ड पॉजिटिव, एबिटा पॉजिटिव होने का देख रही है, एबिटा लेवल पे ये प्रॉफिटेबल होने का देख रही है। तो प्रॉफिटेबल कैसे होगी, जैसे इनका स्केल बढ़ेगा वैसे इनकी कॉस्ट जो है वो कम होगी। तो वो कॉस्ट, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अगर मैं बात करूं, तो FY24 से FY25 इस साल में, इस एक साल में 24 से 25 की बात कर रहा हूँ, वो 19% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हुई। और फिर FY25 से FY26 उसमें फर्दर फिर 8% और कम हुई। तो इनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो कम होती जा रही है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, जो इनकी कॉस्ट है वो कम होती जा रही है। और इनकी अगर मैं एबिटा इंप्रूवमेंट की ट्रेजेक्टरी को देखूं FY24, 25 और FY26 में, मतलब टिल 9 मंथ्स ऑफ FY26, क्योंकि Q3 FY26 के रिजल्ट्स की बात करें, तो FY24 में -36%, FY25 में -23%, यानी कि एबिटा लॉस कम हुआ। और टिल 9 मंथ FY26 -9%। तो FY24 में -36 से FY26 Q3 FY26 तक -9%। तो लॉस कम होता जा रहा है लगातार। ट्रेजेक्टरी इंपॉर्टेंट है, लॉस कम होता है, भले ही लॉस में है लेकिन लॉस कम होता जा रहा है लगातार। और अपार्ट फ्रॉम दी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक स्कूटर जो ये बेचते हैं, उसके अलावा इनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो इनका एक सॉफ्टवेयर बेच के भी इनका एक रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है, विच इज़ 14%। सॉफ्टवेयर और अदर चीज़ें, एक्सेसरीज वगैरह बेच के उससे भी 14% इनका कंट्रीब्यूशन है। इनके टू व्हीलर की अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, तो एथर रिस्टा के नाम से इनका जो लेटेस्ट प्रोडक्ट था वो बहुत चला, बहुत ज़्यादा चला। तो अभी सबने उसका नाम सुन भी रखा होगा, रिस्टा करके जो इनका जो प्रोडक्ट है उसकी इन्होंने बहुत अच्छी मार्केटिंग भी की थी। एक फैमिली स्कूटर के तरह से उन्होंने उसको प्रमोट किया था, और वो इनका प्रीमियम स्कूटर है। अभी इनके जितने भी स्कूटर्स हैं वो प्रीमियम के रेंज में ही एग्जिस्ट करते हैं, ये मास सेगमेंट में अभी नहीं आए हैं।
तो प्रीमियम रेंज में इनके स्कूटर है। प्रीमियम का मतलब हुआ कि 1.25 लाख से 1.5 लाख तक की रेंज के जो स्कूटर हैं, तो रिश्ता तकरीबन 1.5 लाख के आसपास का ही पड़ता है, तो वो उसमें ये एग्जिस्ट करते हैं। और वो वहाँ पे आई थिंक ये नंबर 2 है आफ्टर दी आई क्यूब ऑफ जो टीवीएस का जो आई क्यूब है, और बिल्कुल अब तो ये नेक टू नेक आने की तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस चल रही है। और इसके अलावा जो इनका एथर स्टैक नाम से एक सॉफ्टवेयर सॉर्ट ऑफ ये बेचते हैं, जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। जो मैंने बताया कि इनका जो नॉन व्हीकल कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में, वो 14% है, तो उसमें एथर स्टैक नाम से इनका एक सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है, जिसमें ये रिमोट कंट्रोल इनफाइनाइट क्रूज, तो क्रूज सबने देखा होगा, जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं उन्हें पता है कि क्रूज क्या होता है। इसके अलावा इनका जो डैशबोर्ड रहता है स्कूटर पे, वो वर्नाकुलर यानी कि लोकल लैंग्वेज में वो डैशबोर्ड अवेलेबल है, तो इस तरह के फीचर्स उस सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलते हैं, तो वो भी ये सेल करते हैं। और उसमें 91% Q3 FY26 तक 91% इनका एडॉप्शन मतलब अटैचमेंट रेट था, यानी कि 91% लोग उसको ले रहे थे। और इसके अलावा फर्दर ये इस जो इनका एथर स्टैक 7 नाम से जो इनका सॉफ्टवेयर है, उसमें और फर्दर ये फीचर्स ऐड कर रहे हैं, जैसे पॉट होल अलर्ट। अगर आगे पॉट होल आ रहा है, आप स्कूटर चला रहे हैं, आगे पॉट होल आ रहा है, तो वो पहले ही आपको अलर्ट दे देगा कि पॉट होल अहेड, तो ऐसे करके भी एक फीचर ये ऐड करने वाले हैं। वॉइस कमांड का फीचर भी ऐड करने वाले हैं, आप वॉइस मुंह से बोलेंगे, वो कमांड लेगा और परफॉर्म करेगा। और पार्क सेफ अलर्ट भी एक ऐड करने वाले हैं कि आपने जहाँ पे स्कूटर पार्क किया, वो आपको अलर्ट देगा कि ये पार्किंग के लिए ये सेफ है, या यहाँ पे आपका स्कूटर टो हो सकता है, तो ये भी एक गजब का कमाल का एक फीचर है। बाकी मल्टी लैंग्वेज डैशबोर्ड तो मैंने बता ही दिया कि जो इनका वर्नाकुलर डैशबोर्ड है, यानी कि मल्टीपल लैंग्वेज में वो अवेलेबल है। और चार्जिंग पॉइंट्स भी ये सेटअप करते हैं एथर चार्जिंग पॉइंट्स के नाम से, तो Q3 FY26 तक इनके 5000 चार्जिंग पॉइंट्स थे। तो ये Q3 के रिजल्ट्स थे, जो कि बहुत ही अच्छे थे। अब Q3 से Q4 FY26 जो लास्ट इनके रिजल्ट्स आए हुए हैं Q4 FY26 के, उसकी बात करते हैं। मार्केट शेयर की बात करें तो Q4 FY26 में इनका मार्केट शेयर तकरीबन सेम रहा, 18.6% मार्केट शेयर रहा, जो Q3 में भी उतना ही था। और इनका जो एक्सपीरियंस सेंटर जो Q3 में टिल Q3 FY26 600 एक्सपीरियंस सेंटर थे, वो बढ़ के Q4 FY26 में 700 हो गए, यानी कि एक ही क्वार्टर में 100 एक्सपीरियंस सेंटर्स इन्होंने और खोल दिए। तो ये कंपनी का एक्सपेंशन मोड बताता है कि कंपनी तेजी से एक्सपैंड करने को देख रही है। और यूनिट सोल्ड, Q4 FY26 में इन्होंने 83,000 यूनिट्स बेचे, यानी कि Q3 में इन्होंने 68,000 बेचे थे, Q4 में 83,000 यूनिट्स बेचे, विच इज़ अप 76%। तो जो वॉल्यूम ग्रोथ रेट भी बढ़ गया इनका, Q3 में 50% था और Q4 में 76% हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें इनकी जो इनकम है Q4 FY26 में, दैट ग्रू 76% से इनकम बढ़ी, यानी कि रेवेन्यू बढ़ा। ग्रॉस मार्जिन 149% से बढ़े, एबिटा 20% से बढ़ा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी वही रिडक्शन जो मैंने पहले बताया था, 19% फ्रॉम FY24 टू FY25 रिडक्शन, और FY25 से FY26 9% कॉस्ट में रिडक्शन हुआ। और इनका जो एथर स्टैक प्रो, उसमें अटैच रेट और बढ़ गया, 91% था इन Q3, अब ये 93% हो गया इन Q4, यानी कि वो लोग जो इनका जो एथर स्टैक करके जो सॉफ्टवेयर है वो खरीदते हैं, वो 93% हो गया। और इनके एथर चार्जिंग पॉइंट जो Q3 में 5000 थे, 5000, वो Q4 में बढ़ के 6000 हो गए, 1000 चार्जिंग पॉइंट्स इन्होंने और खोल दिए। और एबिटा में जो इनकी इंप्रूवमेंट है वो FY24 में -36.3%, FY25 में -23%, जैसे कि मैंने पहले बताया, और FY26 में टिल Q4 FY26 वो 6.7%, यानी कि 9 मंथ Q3 FY26 तक वो -9% थी, और Q4 FY26 में वो -6.7%, यानी कि लॉसेज, एबिटा लॉसेज और कम हो गए इन फ्रॉम Q3 टू Q4 FY26। तो लॉसेज इनके लगातार कम हो रहे हैं, एबिटा लेवल पे लॉसेज कंटिन्यूस कम होते जा रहे हैं, तो और बहुत तेजी से कम हो रहे हैं, तो यानी कि आई थिंक अगले 1-2 क्वार्टर में कंपनी एबिटा पॉजिटिव हो जाएगी। और इसके अलावा तो ये तो इनके कंपनी के रिजल्ट्स हुए जो Q3 और Q4 में कंपनी ने ज़बरदस्त रिजल्ट अनाउंस किए, और प्रोडक्ट तो इनका बिल्कुल एकदम
टॉप सेलिंग मोड में चल रहा है, बिल्कुल नेक टू नेक टीवीएस का जो iQube है, जो बहुत ही अच्छा स्कूटर है। अगर वो अलग से लिस्टेड होता तो मैं उसे ज़रूर खरीदता, बट वो अलग से लिस्टेड नहीं है, तो इसलिए उसको खरीद नहीं सकते। वो मतलब जो इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है टीवीएस की, अगर ऐसे अलग से लिस्टेड होती जो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती तो उसको ज़रूर खरीदते। तो वो आई थिंक इंडिया में हाईएस्ट सेलिंग स्कूटर है iQube। उसको एकदम टक्कर दे रहा है एथर का रिश्ता। तो ये एथर का परफॉर्मेंस अभी हमने डिस्कस किया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे फ्यूचर में कंपनी क्या करने वाली है, आगे क्या केपेक्स कर रही है, फ्यूचर में भी तो हमें ग्रोथ चाहिए, तभी हमारा इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट बनेगा। तो अब क्या कर रही है कंपनी कि अब प्रीमियम सेगमेंट से कंपनी मास मार्केट में, क्योंकि कंपनी ने ये रियलाइज किया है कि अगर इनको पैन इंडिया प्लेयर बनना है तो इन्हें मास मार्केट में उतरना पड़ेगा, मास मार्केट के लिए अपना एक प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। अभी जो इनका रिश्ता जो प्रोडक्ट है वो बहुत चला हालांकि, लेकिन वो प्रीमियम सेगमेंट में है, वो 1.5 लाख के आसपास की उसकी प्राइस पड़ती है, तो वो प्रीमियम सेगमेंट में आता है। अब कंपनी 1 लाख के आसपास की प्राइस का जो मास मार्केट प्रोडक्ट है वो लॉन्च करने का देख रही है। तो उसके लिए कंपनी अपनी एक फैक्ट्री खोलने वाली है, फैक्ट्री 3.0 करके। इसमें कंपनी जो जैसा मैंने बताया कि जो मास मार्केट के लिए जो प्रोडक्ट है वो कंपनी बनाने वाली है। उसमें जो कंपनी स्कूटर बनाएगी वो तकरीबन 1 लाख और मैक्सिमम आई थिंक 1 से 1.25 लाख की रेंज में रहेगा, तो इसलिए इसको मास मार्केट प्रोडक्ट बोल रही है। और वो लो कॉस्ट इसलिए होगा क्योंकि कंपनी उसमें काफ़ी सारे जो अभी जैसे एल्युमिनियम है जो यूज़ होता है, या कॉपर यूज़ होता है जो इनके करंट जो स्कूटर्स बनाते हैं उसमें, और ये हाई कमोडिटी काफ़ी पिछले कुछ समय से एल्युमिनियम कॉपर इन कमोडिटीज़ के प्राइसेस भी काफ़ी बढ़े हैं, तो उसमें कंपनी इन कॉस्टली कमोडिटीज़ को, कॉस्टली मेटल्स को कम करके या बिल्कुल ख़त्म करके कंपनी उसमें स्टील का यूज़ करने वाली है। तो और भी काफ़ी सारे उसमें चेंजेस हैं, कंपनी उसमें काफ़ी वर्टिकल इंटीग्रेशन भी कंपनी कर रही है, जैसे कि बैटरी पैक असेंबली, ट्रांसमिशन असेंबली, पेंटिंग वर्क और इलेक्ट्रॉनिक्स की असेंबली, एक सीईडी कोटिंग होती है, वो सारे काम भी कंपनी खुद ही करने वाली है, अपनी उसी फैक्ट्री में करने वाली है। तो एक वर्टिकल इंटीग्रेशन जैसे कहते हैं वो हो रहा है, तो कंपनी का कॉस्ट पे बेटर कंट्रोल होगा और कॉस्ट रिडक्शन होगा उसमें, तो ये कंपनी को एबिटा पॉजिटिव होने में और ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये जो फैसिलिटी है ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद के करीब ये फैसिलिटी लग रही है। तो वहाँ पे 2 फेजेस में ये फैसिलिटी स्टार्ट होगी। पहले फेज में 5 लाख यूनिट्स की कैपेसिटी होगी और एनुअल कैपेसिटी 5 लाख यूनिट्स, और दूसरे फेज में फिर 5 लाख और, तो यानी कि टोटल 10 लाख यूनिट्स की कैपेसिटी उस फैक्ट्री में होगी। तो वहाँ से ये कंपनी की फ्यूचर में और ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है। इसके अलावा भी जो इन कंपनी के जो करंट मॉडल्स हैं, खासकर जो रिस्टा मॉडल है वो बहुत अच्छा सेल कर रहा है, और कंपनी जैसे मैंने बताया कि साउथ में जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी बेंगलोर से, पूरा फिर साउथ इंडिया में कैप्चर किया, वहाँ पे भी अभी भी हेडरूम है, वहाँ पे अभी भी कंपनी के लिए रनवे है टू गो फर्दर डीपर इनटू द एरियाज, इनटू द रीजन्स। तो वहाँ पे कंपनी वहाँ से भी ग्रोथ आ रही है। और अभी कंपनी ने सेंट्रल इंडिया जो मिडल इंडिया है, जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन एरियाज में भी कंपनी अपना एक्सपैंड कर रही है, तो यहाँ से भी ग्रोथ आने वाली है। उनके एग्जिस्टिंग मॉडल्स की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद ये कंपनी ने अब नॉर्थ इंडिया में भी एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। तो एग्जिस्टिंग मॉडल्स में तो ग्रोथ अभी कंटिन्यू रहेगी। उसके अलावा अब ये जो नया मॉडल कंपनी उतारने वाली है, जो लो कॉस्ट मॉडल रहेगा, मास मार्केट प्रोडक्ट, वो भी कंपनी कंपनी को फर्दर ग्रोथ देगा। तो इन द सेकेंड हाफ ऑफ FY27 उनका जो फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाएगा, और फिर आगे उनका सेकेंड फेज ऑफ प्रोडक्शन आई थिंक FY28 में शुरू होगा। तो अगले 2 साल के लिए कंपनी ने ऑलरेडी रोड मैप दे दिया, इनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी एक्सपैंड करते रहेंगे, वहाँ से भी ग्रोथ आएगी, और जो नया प्रोडक्ट ये लॉन्च करने वाले हैं वहाँ से तो ग्रोथ फिर फर्दर आनी ही है। तो ये कंपनी जिसे मैं फिर से कहूँगा कि ये सारे बॉक्सेस को टिक कर रही है। हाँ, इसमें ये ना देखें कंपनी, जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो उनको लगेगा कि यार ये तो लॉस मेकिंग कंपनी है। तो देखिए, ये आपको जो इन्फ्लुएंसर्स या फिनफ्लुएंसर्स या बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स पे जो एंकर्स आते हैं या फंड मैनेजर्स आते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं कि लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट ना करें आप, उसमें लॉस हो सकता है, उसमें
उसमें, और एक आम इन्वेस्टर जो होता है उसको भी लगता है कि यार कंपनी लॉस मेकिंग है तो मैं उसमें इन्वेस्ट क्यों करूं। तो देखिए ऐसा नहीं होता है, कंपनी का लॉस मेकिंग होना इज नॉट ए प्रॉब्लम। कंपनी लॉस मेकिंग क्यों है वो देखने की बात होती है। लॉस मेकिंग होना बाय इटसेल्फ इज नॉट ए प्रॉब्लम। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अमेजॉन को तो सब जानते हैं। अमेजॉन ने बहुत सालों तक लॉस मेकिंग कंपनी थी, बहुत सालों तक लॉस मेकिंग रही। तो ये देखना पड़ता है कि ये लॉस मेकिंग क्यों है, बाय डिजाइन लॉस मेकिंग है या कंपनी ने कुछ स्ट्रक्चरल कंपनी में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लॉस मेकिंग है। अगर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो वो बेकार है, वो खराब है। लेकिन बाय डिजाइन लॉस मेकिंग है तो उस कंपनी में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनफैक्ट जब कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आती है ना, तो सबसे ज्यादा पैसा वहीं बनता है। तो इसलिए ये फंड मैनेजर्स की बात ना सुने कि कंपनी लॉस मेकिंग है तो उसमें इन्वेस्ट ना करें। ये बेकार की बात है, ये फालतू की बात है। ये फंड मैनेजर्स जो है ये खुद इन्वेस्ट करके बैठेंगे, लेकिन आपको जो है गलत थ्योरी देंगे, या फिर उनको खुद ही वो एक जैसे कहते हैं कि एक रट्टू तोते की तरह उन्होंने भी रट लिया है तो वो भी ऐसे आके ही बोल देते हैं। तो ये फंड मैनेजर का मतलब आप ये ना समझिए कि वो कोई भगवान है, वो कोई भगवान नहीं है। कितने सारे मैक्सिमम फंड मैनेजर्स हमेशा गलत साबित होते हैं। तो इसलिए ये लॉस मेकिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंपनी ने शुरुआत की है अभी कुछ कुछ साल पहले, तो कंपनी धीरे धीरे अब ये प्रॉफिटेबल की तरफ होने की तरफ बढ़ रही है। तो कंपनी अभी एक्सपेंशन मोड में है। तो एक्सपेंशन मोड में है तो ऑब्वियसली ये लॉस मेकिंग कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। दिस इज हाउ द न्यू कंपनी, एक स्टार्टअप जब स्टार्ट होता है तो लॉस मेकिंग ही होता है। उसके बाद एक जब वो मार्केट शेयर गेन करता है, बहुत सारा अपना प्रोडक्ट्स बेचता है, तब वो प्रॉफिटेबल होता है। तो ये कंपनी को अभी जो स्केलिंग, जब ये बहुत और ज़्यादा, इनकी फिक्स कॉस्ट काफ़ी हाई है। फिक्स कॉस्ट हाई होने का क्या मतलब है, अभी जैसे ही इनका और ज़्यादा जब ये स्केल पे अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जब इनके और ज़्यादा बिकेंगे तो ये बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। यानी कि फिक्स कॉस्ट तो क्योंकि इनकी वही रहने वाली है, फिक्स कॉस्ट का मतलब है कि उतना ही रहेगा। तो जैसे ही ये इनके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और ज़्यादा बिकेंगे तो ये प्रॉफिटेबल हो जाएंगे जल्दी। तो इसलिए इस कंपनी का लॉस मेकिंग होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कंपनी जैसे मैंने बताया कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट लिस्ट में भी है और पिछले कुछ टाइम से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आई थिंक आप इस कंपनी को डेफिनेटली देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को इतने रखते हैं, नहीं तो फिर और काफ़ी लंबा हो रहा है ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अपने कमेंट्स में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका कोई क्वेश्चन है फर्दर तो डेफिनेटली आप लिख सकते हैं एंड आई विल आंसर द क्वेश्चन। और शेयर बाज़ार के बारे में आपका कोई और क्वेश्चन है, नॉट जस्ट दी अबाउट दी एथर एनर्जी, शेयर बाज़ार के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं उस क्वेश्चंस को एड्रेस करूँगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।